तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी देखें तो किस तरह से आती है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल जो है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनको अलग अलग नाम हमने क्यों दिया है, या वो जो 5 टाइप के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से हैं कि जहां पर एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और लिगेंड वहां पर अप्रोच कर रहा है तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिसमें हमारे दो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल्स आते हैं। लेकिन अगर वो एक्सिस के बीच में रहते हैं वो ऑर्बिटल्स, तो वहां पर जब अप्रोच करता है लिगेंड तो जो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है वो कम होती है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक बार हम यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो यहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी बात की थी और वहां पे बताया था आप लोगों को कि किस तरह से जो दो ऑर्बिटल हैं आपके डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्सिस के अलोंग आते हैं, जिसकी वजह से ये जो ईजी सेट है इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और जो डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है वो आपको इस तरीके से कुछ शो होती है, जिसमें ये जो T2G सेट है ये नॉन एक्सियल और ये जो ईजी सेट है ये एक्सियल ऑर्बिटल से बना होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर टेट्राहेड्रल के, ये तो किसके बारे में थी, ऑक्टाहेड्रल के केस में। लेकिन अगर आप टेट्राहेड्रल को देखो तो टेट्राहेड्रॉन कुछ इस तरीके से बना होता है। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये जो चीज है वो है आपके पास में मेटल। ठीक है, तो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ देखें, ये क्यूब हमने यहाँ बनाया हुआ है और ये सेंटर में इसका जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर मेटल प्रेजेंट है और इस मेटल से ये जो 4 इस कोने हैं जो अल्टरनेट क्रम में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये, फिर इसको हमने छोड़ दिया, फिर यहाँ पर ये, इसी तरह से हमने फिर इसको यहाँ छोड़ दिया और उसके बाद में ये और उसके बाद ये, इनके सबके परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से 4 लिगेंड्स ये इस मेटल आयन से जुड़े हुए हैं और ये 3 एक्सेस हमारे पास में है एक्स वाई जेड। ठीक है ना, इन एक्सेस को अगर आप यहाँ देखो और लिगेंड्स जिन एक्सेस पर जुड़े या जिन ऑर्बिटल से जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे हो कि कोई भी ऐसा लिगेंड नहीं है जो इन एक्सेस के अलोंग आ रहा हो। सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, इन एक्सेस के बीच में आ रहे हैं और बीच में आने की वजह से जो ये जो T2G सेट है जहां पर आपके पास DXY, DYZ और DZX टाइप के ऑर्बिटल्स हैं जो कि ये लोब्स एक्सेस के बीच में होते हैं तो इनके अलोंग होंगे, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी जो T2G सेट है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, हम यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपके पास में यहाँ डी ऑर्बिटल्स हैं, जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये इस तरीके से ईजी सेट और ये आपका T2G सेट के अंदर स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पर T2G की एनर्जी क्यों ज्यादा है, Eg की एनर्जी क्यों कम है, वो आप इस ज्योमेट्री से समझ सकते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। क्यों, क्योंकि जो T2G सेट है ये T2G सेट के ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये बीच में है और ये बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि जब लिगेंड इनके पास अप्रोच करेगा तो बिल्कुल इन एक्सेस के बीच में अप्रोच करेगा जहां पर ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से इनका जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल
ज्योमेट्री इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसकी एनर्जी को देखो तो ये जो एनर्जी है ये वही रिवर्स हो जाएगी जो हमने लास्ट कहाँ देखी थी, सॉरी ऑक्टाहेड्रल में देखी थी। तो ये जो एनर्जी है ये +4 डेल टी। डेल टी इसको डेल्टा टी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हम टेट्राहेड्रल के लिए ये ले रहे हैं। जब हमने यहां पर लिया था तो आपको पता है कि यहां पर हमने क्या लिया था, ये आपका -4 डेल ओ था, है ना। तो डेल ओ या डेल नॉट ये इसलिए था क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ले रहे थे। तो आप देखो T2G सेट जो है वो यहाँ पर जो -4 के अंदर डिस्टेबलाइज करता था इसको, वो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 0.4 डेल टी स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि सॉरी डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर स्टेबलाइज कर रहा था, इसकी एनर्जी जो है नेगेटिव में जा रही थी, यहाँ पर इसकी एनर्जी पॉजिटिव में जाएगी। तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमने जो देखा था वो क्या थी एनर्जी, वो एनर्जी थी आपकी 0.6 डेल नॉट, और यहाँ ये जो एनर्जी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी इसकी -0.6 डेल टी, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलत लिख दी है कि जब आप टेट्राहेड्रल के लिए इन ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करोगे तो जो हम ऑक्टाहेड्रल में दो तरह के सेट्स लेते थे T2G और EG, यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, इसके लिए E डिनोट करेंगे और इसके लिए T2 डिनोट करेंगे, ठीक है। जो G वाला पार्ट है जो हम यहाँ लिखते थे कि EG और T2G, वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अगर आप ने क्या कहते हैं उसको टर्म, वो सॉरी क्या कहते हैं, ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी आप लोग। मैथ्स के कौन कौन हो? श्वेता? यस सर। मैथ्स ग्रुप है तुम्हारे पास ना? यस सर। हाँ, तो ग्रुप थ्योरी वहां पे पढ़ी होगी आप लोगों ने पहले कभी, ठीक है ना। यस उस ग्रुप, हाँ, यस तो सर। उस ग्रुप थ्योरी को अगर यहाँ पर हम अप्लाई करते तो इसमें जो ग्रेनेड्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम इस G का यूज यहाँ नहीं करते और इसको सिर्फ T2 और E सेट के अंदर दिखाते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी EG और T2G यूज किया हुआ दिखाई देगा, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये यहाँ पर T2 और इसके लिए E का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग आगे ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इस तरह से हो जाती है। और सेम जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे D1 से लेकर के और उसके बाद D10 तक, तो अलग अलग सिचुएशंस के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके लिए की थी। और जो आपके पास में यहाँ इक्वेशन आएगी इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, वो इक्वेशन क्या आएगी CFSE के लिए, ये आप यहाँ पर देखोगे, ये -0.6 मल्टीप्लाइड बाय m, सेम इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और दूसरा हमारे पास में है 0.4, ये 0.4 कितना मल्टीप्लाइड बाय n, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे डेल टी प्लस वही r और p हमारी पेयरिंग एनर्जी है, और ये हमारे पास में नंबर ऑफ लोन पेयर है कि कितने लोन पेयर्स हमारे पास में वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब आप इस टेट्राहेड्रल कंडीशन को देखोगे तो इन कंडीशंस में चाहे हमारे पास में D1 से लेकर के D10 तक कोई भी स्थिति हो, और दो तरह की स्थितियां आपके पास में होती हैं, या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके पास में प्रेजेंट होता है या फिर आपके पास में वीक लिगेंड प्रेजेंट होता है। ये दोनों ही केसेस के अंदर हाई स्पिन
जो कॉम्प्लेक्सेस है वो फॉर्म होते हैं। हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हमेशा इस डेल टी से ज्यादा होती है। और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो आपको पता है कि जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, ये जो आपके पास में Eg और ई और T2 जो सेट हैं, इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, तो जब यहाँ पर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से पेयरिंग एनर्जी अटेन नहीं हो पाएगी और ये यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी और ये सीधा का सीधा कहाँ चला जाएगा, इस T2 जो ऑर्बिटल सेट है इसमें चला जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद में ये फिर स्थिति D4 के लिए आएगी, ये D5 के लिए आएगी, देन ये D6, D7, D8, D9 एंड D10। इसमें आपका हमेशा और हमेशा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे आपने वीक फील्ड हो, कैसा भी आपने यहाँ पर लिगेंड लिया हो, हमेशा क्या बनेंगे, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो पेयरिंग है वो तब होगी जब सभी ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो जाएंगे। मतलब कि जो हुंड का मल्टीसिप्लिटी रूल है वो यहाँ पर 100% फॉलो होता है। ठीक है बेटे, आगे बात समझ में? यस सर। ओके, तो इस चीज को आप हमेशा यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर D5 के लिए, सॉरी D4 के लिए ही लेते हैं। ये हमने D4 के लिए अगर यहाँ पर लिया CFSE की वैल्यू, तो D4 के लिए हमारे पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो किस तरीके से होंगे D4 के लिए, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपके पास में है T2 सेट और ये है आपके पास EG सेट। हम देख रहे हैं D4 के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, अटेन नहीं होगी, तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर मूव हो जाएगा और ये D4 की स्थिति यहाँ पे आपके पास में आएगी। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप ये 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में इस E में, और यहाँ पर T2 ऑर्बिटल में भी 2 है, प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये यहाँ पर आप आ गया डेल टी प्लस कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है, 0, और ये हमारे पास में पेयरिंग एनर्जी। सो यहाँ पर आप इसको करते हो तो ये -1.2 प्लस 0.8 प्लस 0, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 0.4। तो यहाँ पे डेल टी, तो ये वैल्यू हमारे पास में डेल टी प्लस 0। ये जो CFSE की वैल्यू है ये हमारे पास फॉर D4 सिस्टम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला जो भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स आयन होगा उसकी स्पेशल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इतनी आपके पास निकल कर आ जाती है। मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? तो आप और अलग जो सिस्टम्स हैं उनके लिए निकाल के देखिएगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे फिर पूछना। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो इन केस हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक बार हो चुकी है और हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को स्टडी कर लिया है। एक और टाइप की ज्योमेट्री आप स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। अब स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री अगर आप यहाँ पर देखो, स्क्वायर ये किस तरह की ज्योमेट्री है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो हमारे पास में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है ये वाली, ठीक है ना, इनके इन दोनों z एक्सिस पर जो प्रेजेंट लिगेंड्स हैं इनको अगर मैं दूर करता जाऊं, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है इनको अगर मैं बढ़ाता जाऊं या इसकी दूरी को इंक्रीज करता जाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी। ठीक है ना, और ये आपकी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनेगी। ये आपके पास में है ऑक्टाहेड्रल और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है जिसको हम बोलते हैं टेट्रा
गोनल, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये कंप्लीटली, ये जो एल दोनों जो लिगेंड्स हैं ये कंप्लीटली इस डी एक्सिस से रिमूव हो जाएंगे और ये वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी, तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर प्लानर, ठीक है। तो ये हमारे पास में है स्क्वायर प्लानर सिचुएशन। तो यहाँ क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होंगे, तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो आपके पास में, ये जो हमारे पास में डी ऑर्बिटल्स हैं, ये 5d ऑर्बिटल्स, ये d ऑर्बिटल्स जो डिजेनरेट स्थिति में है, ये जब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं T2G और EG सेट में, ठीक है ना। जब आप इसको यहाँ से दूर करते जाओगे, दूर करते जाओगे और ये बिल्कुल यहाँ पर रिमूव हो जाएगी, तो आप देखोगे कि जो Z एक्सिस पर जो ऑर्बिट जो लिगेंड्स थे वो यहाँ पर अब प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास में ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे डी ऑर्बिटल जिसमें Z एक्सिस कहीं भी काम आई होगी, वहां पर क्या होगा, वहां पर जो रिपल्शन है वो कम से कम होगा, और कम से कम होगा तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी ऑर्बिटल के अलोंग कोई भी लिगेंड प्रोसीड करता है या अप्रोच करता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अगर वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा या उसके अलोंग अप्रोच नहीं करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसमें आप देखो कि इस स्क्वायर प्लेनर केस में ये हमारे पास में डी ऑर्बिट ये हमारे पास में डी ऑर्बिटल्स हैं, और कौन से वाले, जिसमें भी जेड एक्सिस थी उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जेड एक्सिस पर जो प्रेजेंट, जो ये जेड एक्सिस है हमारे पास में और इस जेड एक्सिस पर जो भी प्रेजेंट लिगेंड्स हैं उनको रिमूव कर दिया है। तो जितने भी हमारे पास में जो लिगेंड ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें हमारे पास में ये वाला लिगेंड है, एक हमारे पास में वाई जेड लिगेंड ऑर्बिटल है, सॉरी, एक हमारे पास में ये ऑर्बिटल है, ये सभी ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, जिनकी जिनमें डी एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस काम में आई हुई है। और अगर जेड एक्सिस यहाँ पर काम आई हुई है तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसमें से ये तीनों जो है वो एक जैसे नहीं है। ये वाला जो आपका ऑर्बिटल है वो ऐसा है जिसमें जो जेड एक्सिस है उसके अलोंग ये दोनों ही जो डंबल्स हैं वो इसके अलोंग होते हैं, तो इसकी एनर्जी इन दो से ज्यादा होगी, तो इन दोनों की एनर्जी तो होगी कम। तो यहाँ पर आप इसको देखोगे कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसको आप बोलोगे डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। और ये जो ऑर्बिटल है ये है हमारे पास में, जिसको हम बोलेंगे डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इनकी एनर्जी तो इस डिजेनरेट जो एनर्जी है इससे कम होगी। और अब हमारे पास में कौन से दो ऑर्बिटल्स और बचे हैं, एक ऑर्बिटल हमारे पास में बचा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक बचा है हमारे पास में डी एक्स वाई, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्बिटल्स होंगे इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि अब ये तो हट चुके, तो इनके ही अलोंग होंगे ये सारे के सारे लिगेंड्स, तो इनके अलोंग होंगे। तो अब इसमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो किसकी होगी, इन दोनों में से, वो इसलिए होगी, वो इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग है और ये एक्सिस इसके बिटवीन है, तो एक्सिस के अलोंग होने की वजह से इसकी एनर्जी यहाँ पर आप ज्यादा शो करोगे, और इसकी जो एनर्जी है दूसरे की, उसकी एनर्जी को आप कम शो करोगे। तो ये जो ऑर्बिटल है ये हमारे पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो ऑर्बिटल है वो हमारे पास में डी एक्स वाई। तो इस तरीके से ये जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें आपको डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। ओके, आगे समझ में? यस सर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरह की जो ज्योमेट्री जिन भी कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट है उनके डी ऑर्बिटल्स को यहाँ पर
स्प्लिट करके देख सकते हो और उनके लिए जो वैल्यू है CFSE की वो कैलकुलेट करके लेके आ सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था कि देखो, जब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल केस था, जब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल केस था, तो यहाँ 6 लिगेंड्स थे। ठीक है ना। ये जो है वो हमारे पास में कितने लिगेंड्स थे? 6। ये 6 लिगेंड है हमारे पास। तो यहाँ पर जो आपका स्प्लिटिंग होगी, ये जो एनर्जी की जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। जब यहाँ पर हम स्क्वायर प्लैनर या टेट्राहेड्रल में देखेंगे, तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल को अगर मैं यहीं पर स्प्लिट करके दिखाऊं टेट्राहेड्रल को, तो ये जो 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट होंगे ऐसे। ये हमारे पास में ई सेट और ये हमारे पास में टी। तो ये जो एनर्जी है टोटल एनर्जी, और ये जो एनर्जी है टोटल एनर्जी, जो डिफरेंस है, स्प्लिटिंग हुई है, तो आप देखोगे किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा है? ये ऑक्टाहेड्रल है और ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल है। तो किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा दिख रही है? इसका एनर्जी ज्यादा दिख रही है, इसकी एनर्जी क्या दिख रही है? कम दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल नॉट इज ग्रेटर देन डेल टी। ओके। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन और स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है ना। इसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं और 6 लिगेंड्स ज्यादा रिपल्शन लगाएंगे, जिसकी वजह से जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होगी। ठीक बात। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में। तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में हमारे ये जो लिगेंड्स हैं ये कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं, और कंप्लीटली रिमूव होने के बाद केवल 4 बचते हैं। अब अगर हम स्क्वायर प्लैनर को और टेट्राहेड्रल को देखें, तो दोनों में ही 4-4 लिगेंड प्रेजेंट है। अब यहां अगर आपको बताना हो कि साहब किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, या स्प्लिटिंग एनर्जी जो CFSE की जो वैल्यू है, CFSE की जो वैल्यू है वो किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, तो आप कैसे बताओगे? तो आप यहां पर देखो, वापस आओ और यहां देखो, हमारे पास में इन 5 लिगेंड्स में से, ऑर्बिटल्स में से, ये जो हमारे पास में 5 ऑर्बिटल्स थे ना डी के, इन 5 में से 3 हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिसमें z एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है ना। और 2 ऐसे हैं जिसमें xy प्रेजेंट। तो इनकी वजह से ये स्प्लिटिंग क्या होगी? और ज्यादा होगी। ठीक है ना। और ज्यादा स्प्लिटिंग होने की वजह से इसकी जो स्क्वायर प्लैनर की जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। इसका मतलब जो स्क्वायर प्लैनर है उस स्क्वायर प्लैनर की CFSE की वैल्यू किससे ज्यादा होगी? ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा होगी। और ऑक्टाहेड्रल की जो CFSE की वैल्यू है वो टेट्राहेड्रल से ज्यादा होती है। तो ये रिलेशन इनमें एक हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब ये कितनी ज्यादा होगी अगर हम इसकी बात करें, ये सब कितनी ज्यादा है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो आपकी स्क्वायर प्लैनर की जो एनर्जी है ये आपका 1.3 डेल नॉट, कि इससे तकरीबन 1.25 गुना ये ज्यादा होती है। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से स्क्वायर प्लैनर स्प्लिटिंग एनर्जी करीब करीब 1.25 गुना ज्यादा होती है, 1.30 डेल नॉट के बराबर होती है। और ये इससे कितनी कम है? अगर हम इसकी बात करें कि ये इससे कितनी कम है, या इसमें, तो मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि
यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि ये एनर्जी जो है स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये बहुत ज्यादा है और टेट्राहेड्रल के लिए कम है, तो ये लगभग इसकी आधी क्वांटिटी में होती है, ठीक है ना। तो ये इसकी हाफ क्वांटिटी में होगी कि जो डेल टी है, ठीक है ना, वो 0.45 डेल नॉट के बराबर होती है। तो ये 0.45 है, मतलब कि ये इससे हाफ स्प्लिटिंग एनर्जी शो करता है या रखता है। तो इस तरीके से आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अलग अलग तरह की जो ज्योमेट्री है, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके, उनके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गई ये वाली बात। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कि इस CFSE की वैल्यू को, ये जो CFSE की वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी। सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट दिस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन और स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसमें आप लोगों को मैं आपको बताता हूं कि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्सेस, और कॉम्प्लेक्सेस आर मेड अप ऑफ मेटल एंड लिगेंड, हाँ या ना। तो जब मेटल और लिगेंड से ये बना हुआ है, और आपको पता है कि मेटल और लिगेंड से बना हुआ ये जो कॉम्प्लेक्स है, इट इज प्योरली आयनिक, प्योरली आयनिक, और आयनिक नेचर का होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप रहता है। तो ये जो मेटल है और लिगेंड है, इनके नेचर पर ये डिपेंड करता है कि ये पहली जो चीज है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। अब ये जो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन है, ये एक तो अफेक्ट करेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को, और दूसरा अफेक्ट करेगा कि जो आपके पास में लिगेंड है, नेचर ऑफ लिगेंड, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन जो है उस पर कैसे डिपेंड करेगा और लिगेंड पे कैसे डिपेंड करेगा, तो उसको हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की। तो यहाँ सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या फैक्टर है वो ये बताता है कि जो चार्ज है, चार्ज और यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ये जो सेंट्रल मेटल आयन जो प्रेजेंट है हमारे पास में, जो मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक लिगेंड कॉम्प्लेक्स है MlN, जिसमें L जो है वो N नंबर में है और मेटल जो है वो हमारे पास में केवल एक ही अवेलेबल है। तो ये जो मेटल है, जब हम इसको यहाँ पर डिसोशिएट करते हैं तो ये Mn प्लस और NL में डिवाइड हो जाता है। तो इस पर ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, ये चार्ज कितना है, कैसा है, उस पर ये CFSE की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। अब क्यों डिपेंड करती है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर तीन तरह की स्थितियां देखेंगे यहाँ, ठीक है ना, इस चार्ज को लेकर के। पहला तो ऐसा कि सेम मेटल हो, सेम मेटल बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम मेटल बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में है एक Fe2+ और एक हमारे पास में है Fe3+। अब आप देखो मेटल आयन क्या है, आयरन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी,
लेकिन अगर इन पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और यहाँ पर इसके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। ठीक है ना, तो ये 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया और सेम मेटल आयन हो गया। तो यहाँ अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करें, इस डेल्टा की बात करें, तो अगर जो हमारे पास में +2 वाली स्थिति है, इसमें जो वैल्यू आती है वो हमारे पास में आती है 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि हमारे पास जो Fe3+ वाला जो मेटल आयन है उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13,700 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? दिस वैल्यू इज ग्रेटर। अब ये वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके पास में जो चार्ज है वो ज्यादा है। अब चार्ज ज्यादा होने से यहाँ पे फर्क क्या पड़ा? तो देखो, चार्ज ज्यादा होने से फर्क ये पड़ा कि जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपका जो लिगेंड है, जो मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है तो मेटल के पास में तो पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं भी है तो अगर ये न्यूट्रल नेचर का है तो इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इफेक्टिवली ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अगर इसका चार्ज ज्यादा होगा तो मेटल का चार्ज ज्यादा होने पर लिगेंड इफेक्टिवली अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? वो मेटल आयन के ज्यादा पास जा सकेगा और ज्यादा पास जा सकेगा तो मेटल उसको ज्यादा पोलराइज करेगा तो ज्यादा पास जाने की वजह से उसकी जो स्प्लिटिंग है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस वजह से यहां पर जो आपका Fe3+ है उसकी CFSE की वैल्यू Fe2+ से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या होगी हमारे पास में? अगर हम सेकंड स्टेज पर देखें, उसमें ये होगा कि डिफरेंट मेटल आयन क्या हो आपके पास में? डिफरेंट मेटल आयन यहाँ पर आपके पास में प्रेजेंट हो। जैसे आपने यहाँ पर देखा था ना, यहाँ पर सेम मेटल आयन प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में क्या है? डिफरेंट मेटल आयन हो, डिफरेंट सेंट्रल मेटल आयन और डिफरेंट ही चार्ज हो, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस स्थिति में अगर आप यहां देखो, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पे ले लेते हो क्रोमियम 2+ और यहां ले लेते हो आप Fe3+। ठीक है, तो देखो दोनों के दोनों जो मेटल आयन है वो डिफरेंट है, एक क्रोमियम है और एक आपके पास में है आयरन। लेकिन अगर आप यहाँ पे चार्ज की बात करो तो चार्ज यहाँ पे क्रोमियम के पास में जो है वो +2 है, जबकि यहाँ जो आयरन है उसके पास में +3। तो देखो चार्ज किसका ज्यादा है? चार्ज ज्यादा है Fe का। तो Fe का चार्ज ज्यादा होने की वजह से जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी वो Fe के लिए ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक स्थिति हमने देखी जहां पे मेटल आयन सेम होगा बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो भी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो ज्यादा CFSE की वैल्यू रखता है। एक हमने देखा कि मेटल आयन भी डिफरेंट है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट है, तो जो चार्ज ज्यादा रखता है मेटल आयन उसकी CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो हम चार्ज को देख रहे हैं, तो चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो सेम मेटल आयन पर हो चाहे वो डिफरेंट मेटल आयन पर हो। जिसके पास में भी ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा स्ट्रांगली लिगेंड को अपनी तरफ खींचेगा, लिगेंड उसके सबसे ज्यादा पास ज्यादा जाएगा तो वहां पर जो स्प्लिटिंग है, जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, वो बढ़ जाएगा और जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो भी आपकी वहां पे बढ़ जाती है। आगे समझ में सभी लोगों को? यस सर। ओके, अब तीसरी स्थिति ये होती है, थर्ड जो सिचुएशन है वो हमारे पास में क्या होती है? वो होती है कि मेटल आयन डिफरेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल मेटल आयन
डिफरेंट सेंट्रल मेटल आयन हो बट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये कैसे होगा? ये होगा, मान लीजिए कि आपके पास में कोबाल्ट है, इसके पास में 2+ चार्ज है, आपके पास में मान लीजिए कि निकल है या कोई दूसरा एलिमेंट है जिसके पास में भी 2+ चार्ज है। तो यहाँ कोबाल्ट और निकल, ये दोनों डिफरेंट सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पर आपके पास में प्रेजेंट है, और जो चार्ज है यहाँ पे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या है? दोनों के पास सेम है। इसके पास में भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसके पास में भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके पास में होगी तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जिसके पास में भी एटॉमिक नंबर छोटा होगा, लोअर एटॉमिक नंबर। अब लोअर एटॉमिक नंबर किसका है? अगर आप यहां पर कोबाल्ट और निकल की बात करें तो कितना है कोबाल्ट का? 27 है, और निकल का कितना है? 27। हाँ, निकल का 28 है। तो यहाँ आप देखो कि 27 जो है वो लोअर एटॉमिक नंबर रखता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, CFSE की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, तो इसकी CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जो कोबाल्ट 2+ है उसकी CFSE की वैल्यू निकल 2+ से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोअर एटॉमिक नंबर होने की वजह से साइज क्या हो जाता है? छोटा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, जो लिगेंड है, उसको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वहां पर एनर्जी CFSE की जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से अगर नेचर ऑफ मेटल आयन में अगर आप यहाँ देखो तो एक और चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्वांट। अभी ये वाली चीज तो खत्म हो गई हमारे पास, चार्ज वाली। अब दूसरी जो चीज है वो है हमारी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, अब किसका क्वांटम नंबर? ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जो भी आपके पास में वहां पे डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उनका क्वांटम नंबर जो है सेंट्रल मेटल आयन में वो क्या है, उस पर अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लो कि आपने ले लिया कोबाल्ट का, एक आपने ले लिया रोडियम, एक आपने ले लिया इरिडियम। तो ये तो आपका थर्ड पीरियड का है, ये आपके पास में फोर्थ पीरियड का है, ये आपके पास में फिफ्थ पीरियड का है। ठीक है ना? तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो कौन सा होगा? 3D में। यहां पर किस में होगा? 4D में। यहां पर किस में होगा? 5D में। ठीक है ना? और सभी के पास में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब अगर आप यहां देखो तो 3D से 4D तक और 4D से 3D तक जाने में जो CFSE की वैल्यू है वो 30% से 50% इंक्रीज होती है। ठीक है, जब आप 3D से 4D की तरफ जाएंगे तो कोबाल्ट और रोडियम की अगर हम बात करें तो जो वैल्यू है वो रोडियम की ज्यादा होगी। ये मोर CFSE वैल्यू रखिए, और कितनी? तकरीबन 30 to 50% मोर। और अगर हम यहां पर बात करें तो रोडियम से इरिडियम तक अगर हम जाते हैं तो इसकी भी, जो इरिडियम है, इसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा CFSE की वैल्यू होगी, तकरीबन 30 to 50%। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, यहाँ पर आप देखोगे कि कोबाल्ट और रोडियम, इसका साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज बढ़ने की वजह से वो लिगेंड्स को ज्यादा अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा, क्योंकि उसके पास में उतने ही ज्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, और जितने ज्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही वो जो लिगेंड है जो उसको अप्रोच कर रहा है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा, और डी ऑर्बिटल्स वहां पे ज्यादा स्प्लिटिंग शो करेंगे, और इस वजह से उसकी जो CFSE की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो ये सभी रीजंस थे जिसमें सेंट्रल मेटल आयन का जो नेचर है
वो CFSE की वैल्यू को डिसाइड करता था। अब हमारे पास में दूसरा एक और है कि नेचर जो है वो लिगेंड का किस तरीके का हो, नेचर ऑफ लिगेंड कैसा हो। तो देखो नेचर ऑफ लिगेंड में आप देखोगे कि लिगेंड को आपने दो तरीके से आपने स्टडी किया हुआ है। एक तो देखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और एक आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड ये कैसे होते हैं, ये आप वहां पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसमें हम इनको इनकी फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनको हम इनकी फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जमा देते हैं। तो एक सीरीज हमें मिलती है जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। और यहाँ पे जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा किसी का, वो उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा, ठीक है ना, उतना ही उस वो मेटल आयन के पास में उतना ही कम से कम जा सकता है, ठीक है, जिसका साइज ज्यादा बड़ा है तो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखोगे कि साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिससे वो मेटल आयन उसको ज्यादा अच्छे से अपनी तरफ क्लोजली अट्रैक्ट कर सके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको जमाया हुआ है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं जो बाद में आते हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, उनकी CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी, और जो लेफ्ट साइड में आएंगे, जो पहले आएंगे, उनकी जो CFSE की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। तो इनकी जो CFSE की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मोर, ज्यादा। और इनकी जो लेफ्ट साइड में होते हैं, इनकी जो CFSE की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो नेचर है लिगेंड का वो किस तरह से CFSE के वैल्यू को अफेक्ट करता है। और एक लास्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है CFSE की वैल्यू में। तो